आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर जांच जारी है। जी हां, गृह मंत्रालय की टीम ने फिरोजपुर में तमाम अधिकारियों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि उन्होंने एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है। पंजाब के डीजीपी को आज शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देना है। वहीं फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस और बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा को भी नोटिस जारी किया गया है। कल गृह मंत्रालय की जांच टीम ने दोनों से पूछताछ की है। वहीं पंजाब सरकार ने केंद्र को दी रिपोर्ट में साफ किया है कि बठिंडा के एसएसपी ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए बताया कि फिरोजपुर के एसएसपी की ये जिम्मेदारी बनती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रदर्शनकारी अचानक आए। पंजाब पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, लेकिन ये इतनी हल्की धाराएं हैं जिसकी जमानत थाने से ही हो जाती है। तो सभी के खिलाफ हल्की धारा में केस दर्ज किया गया है। लगभग पंजाब पुलिस की तरफ से 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब बठिंडा के एसएसपी या फिर फिरोजपुर के एसएसपी, उनसे अब पूछताछ की जाएगी, नोटिस जारी किया है, तमाम तरह की बातें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी साथ ही साथ शुरू हो चुका है। फिलहाल वहां पर लेटेस्ट क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले को लेकर? देखिए श्वेता, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल गृह मंत्रालय की टीम यहां पर आई थी, उसने काफी पूछताछ करी थी और उसके बाद अब एनआईए की टीम यहां पर आ रही है। तो इसके साथ ये भी बता दूं, राज्य सरकार ने भी, पंजाब सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया था जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, वो जांच कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ पंजाब के होम सेक्रेटरी, गृह सचिव भी इस जांच के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अब जैसे जैसे अलग अलग एजेंसी जांच कर रही हैं, जैसे जैसे अलग अलग राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जांच में भी अब कहीं ना कहीं तू मैं नजर आने लगी है। कल गृह मंत्रालय की टीम ने बठिंडा के एसएसपी से पूछताछ करी थी एयरपोर्ट पर। तो बठिंडा के एसएसपी का ये कहना था कि उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को रूट तैयार करने की थी, उनको एस्कॉर्ट पायलट व्हीकल देने की थी। उसके बाद फिरोजपुर में जो हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनका काम बठिंडा तक सीमित था और बठिंडा में उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभा दिया था। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की टीम ने जो अधिकारी जिन जिन की जहां पर ड्यूटी लगी थी वहां पर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की, उन अधिकारियों से पूछताछ की और पूछताछ में उनसे ये भी पूछा कि आपकी ड्यूटी कहाँ थी, कितने बजे आप स्पॉट पर पहुंचे, आपने भीड़ को कंट्रोल करने में क्या भूमिका निभाई। तो तीसरी तरफ पंजाब सरकार जो सफाई दे रही है, और पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को कल एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें ये हवाला दिया था कि किसान अचानक से सड़क पर आ गए और जिसकी जानकारी उनको नहीं थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और मल्टी लेवल की एजेंसीज जांच में अब शामिल हो गई हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, बने रहें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के सवाल पर सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने तो चूक और खतरे पर ही सवाल उठा दिया है, लेकिन उनका लहजा ऐसा था कि बयान पर घमासान शुरू हो गया। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे, चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार, कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसीं इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, तुहाडे नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसीं जी। मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यह जी नहीं हुई। बीजेपी ने सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस को घेरा तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पलटवार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के
कि यहां आपकी जान को खतरा था। जो फिरोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संयोग नहीं था, वो साजिश था। और साजिश संयोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था, उधर से घेरो। एक तरफ तो घेर ही लिया था, देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। और अब बात पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी की है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने और कहर ढा दिया है। दिल्ली में शीतलहर से लोगों का बुरा हाल है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते उड़ानों पर असर भी पड़ा है। खराब विजिबिलिटी की वजह से सभी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। बागेश्वर में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में पाला पड़ रहा है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से श्रीनगर में हर ओर आपको सफेदी ही बर्फ की नजर आएगी। चाहे सड़कें हो, मकान हो या फिर गाड़ी हो, सबके ऊपर सफेद चादर बिछ गई है और लगातार आसमान से भी बर्फबारी हो रही है। यहां सुबह 11 बजे तक बर्फबारी होने की बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। इस पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। तापमान में भारी गिरावट होने की वजह से जो वहां के लोग हैं उन्हें दिक्कतें सामने आ रही है। ठंड काफी बढ़ चुका है, लेकिन सैलानी जो मैदानी इलाकों से खास करके गए हैं उनके लिए इससे अच्छा मौसम हो नहीं सकता कि जब वो वहां पहुंचे हों और बर्फबारी हो रही हो। लेकिन इस बीच जो वहां के बाशिंदे हैं, जो वहां रहने वाले हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब है। ऐसे में बाहर निकलना दूभर हो जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को काफी परेशानी होती है। कई कई दिनों तक लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, श्रीनगर, काजीकुंड और वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में भी लगातार बर्फबारी वहां पर भी हो रही है। देखिए तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से काजीकुंड में भी लगातार आसमान से सफेद बर्फ फाहे की तरह नीचे गिर रही है। गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं। और श्रीनगर का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। शुक्रवार शाम से ही पूरे कश्मीर में तेज बर्फबारी हो रही है। अगर ये कहें कि कश्मीर पूरे देश और दुनिया से कटा हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। दरअसल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कश्मीर को देश और दुनिया के साथ जोड़ने वाली सभी राजमार्ग जो हैं इस बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद हैं। फिलहाल श्रीनगर आने वाली दिन की 32 फ्लाइटें सभी डिलेड हैं और यहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज कोई भी विमान श्रीनगर के एयरपोर्ट पर इस बर्फबारी और लो विजिबिलिटी के चलते नहीं उतर पाएगा। श्रीनगर की रनवे पर भी बर्फ जमा हुई थी रात को, उसको तो हटाया गया है, लेकिन उस बीच लगातार पिछले 12 घंटे से पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। ये श्रीनगर का नजारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 3 इंच बर्फ जो है सड़कों पर जमा है, लेकिन पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में इस बर्फ का जो अनुमान है वो 1 से 2 फुट के करीब है। लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी है इस थोड़ी सी बर्फबारी के बाद, क्योंकि कई जगहों पर बिजली गुल है और कई जगहों पर जो टेलीकम्युनिकेशन है वो भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम तक, शनिवार शाम तक जो है ये बर्फबारी जारी रहेगी और वो इलाके जहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा है वहां पर लोगों को घरों के भीतर ही रहने को कहा गया है।
प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि श्रीनगर की जितनी भी सड़कें हैं या फिर जो श्रीनगर को कश्मीर के दूसरे इलाकों के साथ जोड़ती हैं, उनसे बर्फ साथ ही साथ उठाया जाए ताकि यातायात में कोई खलल न पड़े। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 40,925 नए केस आए हैं, जिसमें से करीब आधे मुंबई से है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि अगर मुंबई में 20,000 से ऊपर बेड घिर जाते हैं तो सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। मुंबई के लिए सबसे परेशान करने वाली खबर यह है कि धारावी भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वहां घुस चुका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में कोरोना फैल रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार से लेकर मंत्रियों में कोरोना फैल रहा है। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि धारावी की झुग्गियों में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। जी हां, धारावी एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। हम आपको बता दें कि 6 जनवरी को धारावी में कोरोना के 107 मरीज मिले, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। महज 24 घंटे में धारावी में नए मरीजों की संख्या में 24% बढ़ोतरी हो गई। धारावी में कोरोना फैलने का मतलब साफ है कि तीसरी लहर में भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक धारावी है। कोरोना काल की पहली लहर के दौरान यह हॉटस्पॉट था। यहाँ की 80% आबादी सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करती है। धारावी से सटे दादर और माहिम में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 6 जनवरी को दादर में 223 और माहिम में 308 नए मरीज मिले थे। मुंबई में कोरोना के महाविस्फोट के बाद जहां एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की भयंकर चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के रेडिडेट डॉक्टर्स के एसोसिएशन के मुताबिक सूबे के 356 डॉक्टर्स अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें साइन अस्पताल के 98, जेजे अस्पताल के 84, केईएम मुंबई के 70 और नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर शामिल हैं। हर रोज कोविड केसेस में भारी बढ़ोतरी हो रही है। गंभीर बात तो यह है कि कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मुंबई के कोविड के चपेट में आ गए हैं। आज के दिन भी मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब साइन हॉस्पिटल में 98 से ज्यादा, स्टेट रन जेजे हॉस्पिटल में 83 से ज्यादा, केईएम अस्पताल में ही 73 से ज्यादा और नायर अस्पताल में करीब 60 से ज्यादा ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और हर पल हर घंटे ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुंबई में इस खबर ने भी हड़कंप मचा दिया है। जी हां, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में अब तक कोरोना 123 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में भी 15 स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने से हर कोई हिल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के महाविस्फोट ने उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी है। अब बीएमसी और सरकार के बीच धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं और कोरोना पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार देखिए। 28 दिसंबर को 1377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3171, 31 दिसंबर को 5631, 1 जनवरी को 6347, 3 जनवरी को 8063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए तो 6 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 पहुंच गया। मायानगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को सील करना पड़ा है। जो हमारा सक्रिय इमारती जो बंद हुई है वो 502 है। बहुत बड़ी मात्रा से अपना हाउसिंग सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी बाधित हो रही है। इसका ध्यान सबने रखना चाहिए। आज भी लोग मार्केट, भाजी मार्केट, मॉल या रेलवे या बीएसटी इसमें
खुलेआम बिना मास्क के प्रवास करते जाते हैं। लॉकडाउन तो किसी को नहीं चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए तो निर्बंध जो दिए गए, नियमावली दी गई है, वो पूरी तरह फॉलो होनी चाहिए। जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ओमिक्रॉन है। ऐसे में मुंबई की मेयर ने कहा है कि अभी वीकेंड कर्फ्यू जैसा कोई विचार नहीं है। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरें देख चुका है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हमारे देश में कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात अगर करें तो पिछले 24 घंटे में नए बीमारों का आंकड़ा जो है देखिए किस तरह से बढ़ गया है। 1,41,986 मामले देश में सामने आ चुके हैं, जिसमें देखिए किस तरह से बाकी राज्यों में ये वो 4-5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40,925, उसके बाद पश्चिम बंगाल 18,218 13 केस। दिल्ली की बात करें जो कि तीसरे नंबर पर इस वक्त है, 17,335 मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु 8,981, कर्नाटक 8,449 मामले सामने आ गए हैं। तो देश में देखिए किस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और ओमिक्रॉन का संकट किस तरह से बढ़ रहा है। अगर देश की बात करें तो 3,071 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में जिसमें फिर से सबसे ज्यादा मामले, 800 से ज्यादा मामले यहां दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मामले। दिल्ली में देखिए 513 ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो दर्ज हो चुके हैं। अब देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो किस तरह से यहां पर आंकड़ा जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। 1 जनवरी 2,716 केसेस दर्ज किए गए हैं। फिर सीधे अगर 2 जनवरी पर आए तो 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 5 जनवरी को देखिए एकदम से ये मामला 4 जनवरी से 5 जनवरी के बीच देखिए 5,000 से ज्यादा जो केसेस जो है एकदम से डबल हो गए हैं केसेस। और वहीं 7 जनवरी यानी कि कल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 17,335 मामला दर्ज किया गया है। और उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये वो बड़ा फैसला लिया है, यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी हो गई है। 55 घंटे का बैन लगा दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग केवल घर से बाहर निकल पाएंगे। उसके अलावा अगर आप निकल रहे हैं तो पहचान पत्र दिखाकर बाहर जाने की आपको छूट होगी, यानी कि आपको ई पास भी जरूरी होगा। अब किसे मिलेगा ई पास, चलिए वो आपको बताते हैं। तो जो अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को ई पास मिलेगा और आपातकालीन काम के लिए भी ई पास की सुविधा दी जाएगी। अब इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसकी सुविधा भी दिल्ली सरकार ने दी है। लेकिन किस किस तरीके से, देखिए डीएम ऑफिस से जारी होगा ई पास और ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कृपया करके आप सभी लोग अपने घरों में रहें, फालतू का टाइम बाहर ना निकलने और जहां हो सके अपने घरों से ही काम करें। अगर किसी को कोई जरूरत है तो उससे ई पास करवा दें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में जब ये डर बढ़ चुका है कि अब एक कोरोना संक्रमित मरीज 15 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, तब मुश्किल वक्त में जनता के बचाव के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू चलता आ रहा है, जो रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता है। अब रात की तरह ही शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक यूं ही दिन रात पुलिस जांच करेगी। कहीं कोई बेवजह कोरोना के संक्रामक काल की तीसरी लहर में दिल्ली में घूम तो नहीं रहा। कौन आ सकता है, कौन नहीं, कौन कहां जा पाएगा, कहां नहीं, सब सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। पहला सवाल है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या होगा। जवाब वही होगा जो पिछले साल भी हुआ था, यानी इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सोमवार सुबह तक आ जा सकेंगे। किसी इमरजेंसी में मान्य आईडी कार्ड के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। दूसरा सवाल है वीकेंड कर्फ्यू में क्या बस, ट्रेन, फ्लाइट से जाने के लिए आप निकल सकते हैं। जवाब है बिल्कुल हाँ।
बस इसके लिए आपके पास टिकट की कॉपी जरूर होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब वीकेंड कर्फ्यू होगा, लेकिन आपको बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने की रोक नहीं लगी है। तीसरा सवाल है, एनसीआर में रहते हैं तो क्या दिल्ली वीकेंड में जा पाएंगे? जवाब यह है कि अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े नहीं हैं, तो बेवजह दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज, पास या पहचान पत्र होना चाहिए। ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा ज्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए। अगर कोई इम्तिहान हो रहा तो क्या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाहर जा पाएंगे? जवाब है हाँ। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास प्रवेश पत्र, पहचान पत्र हो। जो एग्जाम कराने वाले हैं वो भी पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। अब याद करिए, पिछले दिनों सामने आई इस तस्वीर को। ऐसे बाजार कोरोना फैलाने का बड़ा कारण बनते हैं। वीकेंड पर ऐसे बाजारों में दिल्ली के जमकर भीड़ होती है। सस्ता टिकाऊ माल लेने के चक्कर में लोग कोरोना का संक्रमण लेते बांटते घूमते हैं। इन बाजारों से जुड़ी शंका हो सकती है आपको, इसीलिए पांचवा सवाल है कि दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या बाजार खुलेंगे? जवाब है कि बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सामान जैसे राशन और दवा की दुकानें खुल सकती हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत पुख्ता है। देखिए, जगह जगह पर चेकिंग हो रही है। आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे बैरिकेड है और पुलिस काफी भारी तादाद में कैनॉट प्लेस में नजर आ रही है। बाहर मत निकलिए वरना चालान भी होगा और आप पर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। छठा सवाल, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या मेट्रो सेवा जारी रहेगी? जवाब है वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो की सर्विस लोगों को मिलती रहेगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहना है, इसलिए इन सभी सवालों के जवाब याद रखिएगा, वरना दिल्ली पुलिस बेवजह बाहर निकलने पर आपके कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमित भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही कनॉट प्लेस से हमारी संवाददाता हमारे साथ श्रेया जुड़ रही हैं। सबसे पहले सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन आपके पीछे हम आवाजाही देख सकते हैं, लोग जा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कर्फ्यू है, वो दिल्ली नहीं जा सकते और अगर गए तो फंस सकते हैं? देखिए श्रोता, बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी के साथ राजधानी दिल्ली में बढ़े हैं, तो दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। तस्वीरें दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर की आपको दिखाना चाहूंगा कि एक एक गाड़ी को जो है वो बाकायदा उनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। एसेंशियल सर्विस से अगर जुड़े हुए हैं तभी उनको दिल्ली जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही है। लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप बेवजह घरों से बाहर जो है वो ना निकलें। उनको वापस जो है वो नोएडा की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके अगर से ये संभव हो सुशांत, तो जरा पुलिस वालों से सुनवाइए, वो क्या पूछ करके जाने दे रहे हैं, क्योंकि तमाम गाड़ियां यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। सभी को इसी तरह से क्या जाने दिया जाएगा? देखिए, जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार देखिए ये पुलिसकर्मी हैं जो लगातार गाड़ी वालों से जो है वो पासेस जो है वो चेक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, देखिए अब यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो गाड़ी वालों से बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या कुछ पूछ रहे हैं, क्या कुछ इनसे जानकारी कर पा रहे हैं? यूटर्न करो। क्या इनसे पूछा जा रहा है सर? 1 मिनट, जाम लग रहा है। लगातार आपके पास पासिस है सर? नहीं, पास तो नहीं। आप बाहर क्यों निकले? दिल्ली में तो कर्फ्यू लगा हुआ है सर। ये मुझे मालूम नहीं था। बेवजह जो बाहर निकल रहे हैं, फिलहाल पुलिस की तरफ से यह है कि अगर आपके पास गैर जरूरी सामान, जो जरूरी चीजें हैं, आएंगे आपके पास। श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, आपके पास क्या कुछ जानकारी? जैसा हम देख रहे हैं कि कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि कर्फ्यू है, उनके पास पासेस भी नहीं है। यही हाल कुछ दिल्ली का भी है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अभी दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे वीकेंड में तो लोग बहुत ही भीड़ और बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट बंद है और ये हाल दिल्ली के हर एक मार्केट का है। हमने सवेरे लाजपत नगर से लेके दिल्ली के बंगाली मार्केट से लेके और अभी कनॉट प्लेस तक की सफर की और देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, जो कि वीकेंड कर्फ्यू लागू है उसके चलते पूरा मार्केट बंद है और जगह जगह पे दिल्ली पुलिस की चेकिंग भी अभी चल रही है। कनॉट प्लेस में भी दिल्ली पुलिस की एक बैरिकेडिंग लगी हुई है जहां दिल्ली पुलिस हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है और ये नजारा कहीं ना कहीं हम सोमवार 5 बजे तक, सवेरे 5 बजे तक देखेंगे। और बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी अनाउंसमेंट करते करते पूरे बिल्कुल आप जहाँ पर हैं श्रेया वहाँ तो शटर्स बंद हैं, लेकिन अभी भी कई लोग जो है वो नोएडा से निकल रहे हैं। सुशांत हमारे साथ बने हुए। सुशांत, अभी अभी आपने जिन जनाब से पूछा उन्हें ये भी नहीं पता कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, ऐसे में इस जो पुलिस वहां पर मौजूद है वो उन्हें फिर भी जाने दे रही है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो लोग जिनके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए पासिस नहीं हैं उनसे पूछा जा रहा है और पूछे जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर उनके पास नहीं है तो उनको वापस जो है वो नोएडा जो है वो भेजा जा रहा है अगर पासिस नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर अब पुलिसकर्मी जो है वो आईडी कार्ड जो है वो चेक कर रहे हैं कि अगर एसेंशियल सर्विस से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपके पास ई पास है, यहाँ पर देखिए कार्ड जो है वो चेक कराया जा रहा है और उसके बाद अगर ये जनाब अगर एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं या इनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही इनको जाने की इजाजत जो है दी जा रही है। ये बताइए कि सर जिसके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं आप सब? हाँ बिल्कुल। क्योंकि अभी अब यहाँ पर गाड़ी के अंदर ये शख्स हैं जो कि अपना पास जो है वो दिखा रहे हैं। दिक्कतें भी आ रही है। बिल्कुल सुशांत, आगे भी आप लोगों से हम जानकारी लेंगे। श्रेया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पहली लहर में देश में अस्पतालों में बेड की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई। कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई। कोरोना की तीसरी लहर में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले डॉक्टर्स की कमी हो सकती है? ये चिंतनीय आशंका की वजह यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि जनता का इलाज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर भी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जहां दिल्ली में शुरू हो चुका है, वहां आम लोगों को सावधान होकर खुद सुरक्षित रहने का काम करना जरूरी है। और दूसरी लहर में जो लगातार देश को बचाने के लिए लड़ते रहे, जो डॉक्टर जान जोखिम में डालकर देशवासियों की कोरोना से रक्षा करते रहे, क्या तीसरी लहर में वही डॉक्टर्स भी कोरोना से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं? सीधे देश की तस्वीर देखकर आंकड़े जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा में जुटे लोगों को अब तक कोरोना होने की जानकारी मिली है। चंडीगढ़ पीजीआई में अब तक 352 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 157 डॉक्टर्स हैं। महाराष्ट्र में अब तक 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 400 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कोरोना की जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 75 डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। पटना के एनएमसीएच में 275 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो चुका है। झारखंड में 179 डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा करने वाले कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है। राजस्थान में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। यही कारण है देश के स्वास्थ्य मंत्री भी चिंतित हैं। एम्स में पीपीई किट पहनकर जाते ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। एम्स में उन डॉक्टर से मिलने पहुंचे जो देशवासियों को बचाते हुए संक्रमित हो चुके हैं। और सेकंड वेव में आप हिट नहीं और सेकंड थर्ड वेव में हो गए। अच्छा, एम्स सहित देश में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है दर्दी नारायण की सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हमारे हेल्थ वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश के नागरिकों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे।
इसलिए हमारा हेल्थ वर्कर्स का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और मैंने व्यक्तिगत रूप में हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हॉस्पिटल में जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स जो अपनी कोविड ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जनरल ड्यूटी निभा रहे हैं, उससे भी बातचीत करके उसको प्रोत्साहित किया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, जिसमें LNJP, RML, बड़ा हिंदूराव जैसे सरकारी अस्पताल शामिल है, वहां पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने के मामलों में लगातार तेजी आई है। ऐसे में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा लोड बढ़ सकता है। भले ओमिक्रॉन वेरिएंट में यह कहा जाए कि संक्रमित होने वाले मरीजों को ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन आप सोचिए, जहां देश में आबादी इतनी ज्यादा है, वहां 1000 संक्रमित पर 10 मरीज भी अगर अस्पताल जाने लगे तो आगे लगातार बढ़ते संक्रमण में कितना दबाव अस्पतालों पर होगा, जबकि डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डॉक्टरों के खुद ही कोरोना के चपेट में आने की खबरें चिंता की इसलिए बड़ी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बताती है सायन अस्पताल में 98 डॉक्टर, जेजे अस्पताल में 84 डॉक्टर, KEM अस्पताल में 70 डॉक्टर, नायर अस्पताल में 59, कूपर अस्पताल में 60 डॉक्टर समेत महाराष्ट्र में कुल 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। देश में डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर, ये अगर बीमार हुए तो भले बेड का इंतजाम लाख हो जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, ICU की सुविधा पा जाएं, लेकिन इलाज कौन करेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? डॉक्टर्स का आरोप है जिम्मेदार है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने वाली सरकारें। इस सब का कारण क्या है? नवंबर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जिसमें हमने कहा था प्लीज नीट PG काउंसलिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, और अगर वो प्रोसेस खत्म हो जाती तो आज हम 66% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे होते। ये ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया में थर्ड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। याद करिए, जब नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर नीट PG की काउंसलिंग जल्द कराने के लिए हड़ताल कर रहे थे, पुलिस से धक्का खा रहे थे, ताकि हजारों डॉक्टर जो नीट PG काउंसलिंग को लेकर अदालत में फैसला लटके होने से अस्पताल नहीं आ पा रहे, वो जल्दी आ जाएं। कोरोना की तीसरी लहर अब तेजी से चढ़ रही है। अब जाकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG काउंसलिंग पर फैसला सुनाया है। तब तक देश में सैकड़ों डॉक्टर भारी दबाव के बीच इलाज करते करते खुद संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जरूरी है कि आम लोग लापरवाही न करें, खुद सावधान रहें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच LNJP अस्पताल की एक स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार जितनी तेज है, उतनी ही स्पीड से ये शरीर से बाहर भी निकल जाता है। अस्पताल ने अपने यहाँ ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 105 मरीजों पर रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। ओमिक्रॉन से जुड़े खतरों को लेकर अभी तक कोई सटीक रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बारे में ज्यादा डेटा उपलब्ध न होने से कैसा भी अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें ओमिक्रॉन के असर का विस्तार से जिक्र किया गया है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन के 105 मरीजों पर की गई स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित करीब 99% मरीज हफ्ता भर में ठीक हो गए। हालांकि इस स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि यह वेरिएंट बहुत तेज रफ्तार से फैलता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये शरीर को बहुत तेजी से छोड़ भी देता है। लेकिन इसके बावजूद इस संक्रमण से बचने के लिए किसी तरह की कोताही न बरतने की सलाह दी जा रही है। 40% को ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यादातर जो केसेस अब आ रहे हैं दिल्ली में, उसमें डेल्टा इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ओमिक्रॉन वेरिएंट। पहले हमारे पास डेल्टा के केसेस आते थे, पर अभी हमारे पास ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं।
अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना डेल्टा वेरिएंट से की जाए तो डेल्टा वेरिएंट से उबरने में 7 दिन से लेकर 2 महीने तक लग जाते थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में हफ्ते भर के अंदर 92% मरीजों के RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। वहीं 5% मरीज 8वें दिन, जबकि 3% मरीज 9वें दिन नेगेटिव हो रहे हैं। महज एक मरीज जिसे टीबी की बीमारी भी थी, वो लंबे समय तक पॉजिटिव पाया गया। यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को ही ओमिक्रॉन संक्रमण से उबरने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। अलग पिक्चर है, जहां ओमिक्रॉन में लक्षण हल्के होते हैं। ओमिक्रॉन में आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं है ज्यादातर केसेस में, और ज्यादातर केसेस स्टेबल हैं। यदि डेल्टा से कंपेयर करें तो एक राहत की खबर है। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और हमने देखा है कि अभी तक हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए हैं, 70 पेशेंट्स ऑलरेडी ओमिक्रॉन कंफर्म्ड हैं, और 50 से अधिक मरीजों का हमने सक्सेसफुल इलाज करके घर भी भेजा है। ज्यादातर ओमिक्रॉन मरीज में बीमारी का कोई लक्षण भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों में हल्का बुखार, कमजोरी जैसे सामान्य लक्षण हैं। इस नए वेरिएंट से संक्रमित बच्चों के पेट में दर्द और डायरिया की भी शिकायत देखी जा रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सांस लेने में परेशानी करीब करीब गायब है, जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा देखी गई थी। लोकनायक अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 105 में से किसी भी ओमिक्रॉन मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। हांगकांग की एक स्टडी के मुताबिक भी फैलने में ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी ज्यादा है, लेकिन फेफड़ों पर इसका मामूली असर देखने को मिला है। आज तक ब्यूरो।